तो कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी से जो कि अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले रही है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, टॉर्चर भी करता था, मारता भी था। डाइवोर्स के बाद यूशी को लग रहा था कि उसकी लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पर यह उसकी सोच ही थी। उसके हस्बैंड ने कुछ और ही सोच रखा था। वो इंतहाई घटिया इंसान था। वो अब यूशी से उसकी बेटी को छीनना चाहता था और इसके लिए वो एक केस भी फाइल कर देता है। इस डाइवोर्स में उसने क्लेम किया था कि यूशी एक पागल औरत है और अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती। प्रूफ के लिए वो यूशी की मॉम डैड की डाइवोर्स को भी सामने रखता है और बताता है कि क्योंकि बचपन में ही यूशी की मॉम डैड की डाइवोर्स हो गई थी, जिसकी वजह से यूशी को अकेला रहना पड़ा और इस सब का उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अब अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए यूशी को इस केस को जीतना था और हर हाल में कोर्ट में अपनी स्टेबल यानी सही मेंटल कंडीशन साबित करनी थी। यूशी एक न्यूज़पेपर के लिए काम करती थी और इसके लिए उसे पे भी बहुत ज्यादा कम मिलती थी और इसी सैलरी में अब उसे अपनी बेटी के और अपने सारे खर्चे पूरे करने थे। ये सब कुछ करना उसके लिए काफी मुश्किल था, इसलिए वो एक ऐसी बिल्डिंग में जाती है जहाँ के रेंट्स बहुत ज्यादा कम थे। बिल्डिंग की हालत को देखकर हमें पता चल जाता है कि यहाँ के रेंट इसीलिए कम है क्योंकि बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी है और इसमें बहुत से नुक्स भी हैं। इसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। इस टाइम योशी इन चीजों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि फिलहाल उसके लिए जरूरी थी एक छत जहाँ पर वो अपनी बेटी को लेकर रह सके, इसलिए फौरन वो इस अपार्टमेंट में रहने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ का 1 महीने का रेंट भी दे देती है। हम देखते हैं कि यहाँ की लिफ्ट में सीसीटीवी भी लगा हुआ है और इस सीसीटीवी के साथ जो मॉनिटर अटैच है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है। खैर, यहाँ का मैनेजर यूशी को उसकी बेटी के साथ ऊपर जाते हुए देखता है और यहाँ वो यूशी के साथ एक तीसरी बच्ची को भी नोटिस करता है, जबकि असल में हमें लिफ्ट से निकलते हुए सिर्फ यूशी और उसकी बेटी को ही दिखाया गया था और जब दोबारा हमें सीसीटीवी वाला फुटेज दिखाया गया तो उसमें भी वो तीसरी बच्ची गायब हो गई थी। योशी की बेटी खेलने के लिए टेरेस पर चली जाती है और वहाँ उसे एक रेड कलर का बैग मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। उसे ये बैग अच्छा लग रहा था, लेकिन योशी ने उसे समझाया कि इस तरह दूसरों की चीजें अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए वो अब इस बैग को लेकर नीचे आती है और मैनेजर को दे देती है ताकि मैनेजर उस बैग को उसके असली मालिक तक पहुंचा सके। खैर, अब इन्हें यहाँ पर रहते हुए दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन योशी नोटिस करती है कि उनकी छत पर एक जो ब्लैक कलर का स्पॉट था वो बड़ा होता जा रहा है और उससे पानी भी टपक रहा है। वो समझ गई थी कि जरूर ऊपर वाले फ्लैट में कोई लीकेज है जिसकी वजह से उनकी सीलिंग से ये पानी आ रहा है। वो इसके बारे में कंप्लेन करने के लिए जब मैनेजर के पास जाती है तो मैनेजर उससे कहता है कि उन्हें इतनी सारी चीजों के साथ गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी है। वो खामोशी से अपने फ्लैट में वापस आ जाती है और एक छोटा सा टब उस लीकेज के नीचे रख देती है, लेकिन योशी नोटिस करती है कि हमेशा वो टब बहुत जल्दी से भर जाता था, इसीलिए वो फैसला करती है कि अब वो ऊपर वाले फ्लैट पर जाएगी और उनसे रिक्वेस्ट करेगी उनके फ्लैट की लीकेज को ठीक करने की। काफी देर तक अपार्टमेंट की बेल बजाने के बावजूद भी जब वहां से कोई नहीं निकलता तो योशी वापस अपने फ्लैट में जाने लगती है और जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर आती है तो वो उसी फ्लैट के आगे एक बच्ची को देखती है जिसने येलो कलर का रेनकोट पहना हुआ था। वो लिफ्ट को रोकती है और भागकर उस फ्लैट के पास जाती है, लेकिन अब वहाँ वो बच्ची नहीं थी। एक दिन सफाई करने के बाद जब वो अपने घर का गंद गिराने के लिए नीचे जाती है तो देखती है कि वो रेड बैग जो पहले ही दिन उसकी बेटी को मिला था वो अब डस्टबिन में था। वो हर चीज को इग्नोर कर रही थी ताकि उसकी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा आसान हो सके, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ उसकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। जॉब उसकी पहले से ज्यादा टफ हो गई थी, अपनी बेटी के लिए टाइम निकालना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था और ऊपर से आजकल उसे सर में दर्द भी होना शुरू हो गया था। ये दर्द जैसे उसकी जान ले रहा था। अभी भी जब वो मेडिसिन लेने के लिए पानी लेने जाती है तो देखती है कि अब उसके घर गंदा पानी आने लगा है। वो इस चीज की कंप्लेन भी करती है पर हमेशा की तरह मैनेजर उसकी कंप्लेन पर कोई एक्शन नहीं लेता। वो अब अपने फ्लैट में वापस आने लगती है और जब लिफ्ट के अंदर जाती है तो देखती है कि उनके फ्लोर के लिफ्ट के बटन के ऊपर बिल्कुल वैसा ही ब्लैक मार्क आ गया था जैसा उसके घर पर जगह जगह आया हुआ था। अब पहली मर्तबा उससे डर लगता है, लेकिन इस सब को भी वो इग्नोर कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ही कोशिश करती रहती है। अगले दिन उसे ऑफिस में बहुत ज्यादा देर हो जाती है एक मीटिंग की वजह से और वो अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल नहीं पहुंच पाती और जब वो पहुंचती है तो इस टाइम काफी रात हो चुकी थी, स्कूल बंद हो गया था और उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिल रही थी। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और उसके साथ ये बुरा हो जाता है कि उसे एक पोस्टर दिखाई देता है मिनसीको नाम की एक लड़की का जो कि काफी सालों पहले गायब हुई थी और अब तक मिल नहीं पाई। ये पोस्टर पढ़कर तो यूशी की जान ही निकलने वाली थी। यूशी पहले से भी ज्यादा तेज तेज भागते हुए अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करती है और फाइनली उसे एक अच्छे आदमी के पास अपनी बेटी मिल ही जाती है जो उसकी बेटी को उसके एड्रेस पर यानी उसके घर छोड़ने की कोशिश कर रहा था। यूशी से लेकर घर आ जाती है और इस टाइम उसकी बेटी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो टेरेस में चली जाती है
और टेरेस पर अब उसे दोबारा वही रेड बैग उसी जगह पर पड़ा हुआ दिखाई देता है जहाँ से उसे पहले मिला था। इकुको को ये बैग बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उसने दोबारा रख लिया। लेकिन यूशी ने उसे दोबारा समझाया कि एक बार बताया है ना, दूसरों की चीजें नहीं लेते। वैसे भी मैंने इस बैग को 2-3 दिन पहले डस्टबिन में देखा था और अब मैं खुद ही इसे फेंक कर आऊंगी। अब दिन गुजरते रहते हैं और हमें पता चलता है कि इकुको यानी यूशी की बेटी डरी सहमी रहने लगी है। और वजह यह है कि उसे हर जगह अब वही बच्ची दिखाई देती है जो पहले यूशी को दिखाई दी थी उनकी बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लोर में। येलो रेनकोट पहने हुए वो बच्ची, और उसके पास अब वो रेड बैग भी था। इकुको ने ये बच्ची कई मर्तबा देख ली थी और आज जब खेलते हुए वो बच्ची दोबारा इकुको के सामने आती है तो इकुको बहुत ज्यादा डर जाती है और बेहोश हो जाती है। इमरजेंसी में उसकी मॉम को स्कूल बुलाया जाता है और टीचर्स उसे बताते हैं कि इकुको काफी दिन से बहुत ज्यादा डिप्रेस है और खामोश रहती है। वो डरी सहमी भी है और हमेशा वो अपनी ड्राइंग्स में एक बच्चे की ड्राइंग बनाती है जिसने येलो रेनकोट पहना होता है। येलो रेनकोट वाली बात सुनकर यूशी जल्दी से वो ड्राइंग्स देखती है और फौरन पहचान जाती है कि ये वही बच्ची थी जो बिल्डिंग में कई मर्तबा यूशी को भी नजर आई थी। अब यहाँ इस स्कूल के एक ओल्ड टीचर यूशी के पास आते हैं जो पहले वाली टीचर से भी ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं। वो यूशी को साइड पर लेकर जाकर बताते हैं कि इकुको जिस लड़की के स्केचेस बना रही है वो लड़की लगभग 1 साल पहले गायब हुई थी और अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। लास्ट टाइम जब उसे देखा गया था तो उसने येलो रेनकोट पहना हुआ था और उसके पास रेड कलर का बैग था। ये सुनना था कि यूशी के तो डर से तोते ही उड़ गए। अगर वो लड़की 1 साल पहले गायब हो गई थी और आज तक किसी को मिली नहीं तो यूशी और इकुको को बार बार कैसे दिख रही थी। खैर वो अब इकुको को लेकर घर आ जाते हैं और खुद नीचे ही बैठकर सो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखती हैं कि इकुको घर पर नहीं थी। वो घबरा जाती हैं, पूरे फ्लैट में चेक करती हैं। इकुको जब उन्हें वहां नहीं मिलती तो वो बाहर निकलकर कॉरिडोर में चेक करती हैं। इससे पहले कि वो ये बात किसी को भी बताती हैं उन्हें ख्याल आता है कि इकुको उस येलो रेनकोट वाली लड़की के पीछे न गई हो जिसे यूशी ने ऊपर वाले फ्लैट में देखा था। इसीलिए वो बिना सोचे समझे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ बढ़ जाती हैं। आज वो फ्लैट लॉक भी नहीं था। दरवाजा खोलकर जब वो अंदर गई तो उन्होंने देखा कि वो फ्लैट पानी से भरा हुआ था। फ्लैट के सारे टैप्स ऑन थे। खैर यहाँ पर उसे अपनी बेटी तो मिल जाती है लेकिन वो अजीब हालत में थी, वो अपने होश में नहीं थी। यूशी जल्दी से अपनी बेटी को उठा लेती है और यहाँ से जब निकलने ही वाली होती है तो उसे यहाँ कुछ पिक्चर्स दिखाई देती हैं उसी बच्ची की जो बार बार उन्हें दिखाई दे रही थी। इन पिक्चर्स से उसे पता चलता है कि वो बच्ची यहीं इसी फ्लैट में अपने डैड के साथ रहा करती थी और अब इस टाइम जो फ्लैट का हाल था इसे देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ कुछ नेगेटिव जरूर है। डर के मारे यूशी जल्दी से कोको को लेकर नीचे आ जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। उसे फौरन इस घर को छोड़ना था लेकिन तभी यहाँ पर उसके लॉयर आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। बार बार घर चेंज करना उसके केस को कमजोर कर सकता था और उसके पागल साबित होने के इल्जाम को भी मजबूत कर सकता था। साथ ही लॉयर उसे ये भी बताते हैं कि उसे परमानेंट एड्रेस की जरूरत है जिसे दिखाकर वो कोर्ट में साबित कर सके कि उसके पास उसकी बेटी को रखने के लिए एक घर है। इसीलिए लॉयर इस बिल्डिंग के केयरटेकर के साथ मिलकर इस फ्लैट का सारा हुलिया ठीक कर देता है। यूशी और इकुको को काफी दिन से वो येलो रेनकोट वाली लड़की नजर भी नहीं आई थी, इसीलिए यूशी अब अपने इसी घर में रुकने के फैसले पर और भी ज्यादा सेटिस्फाइड थी। जब यूशी को लगने लगता है कि अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है तभी एक दिन उसे अपनी बेटी के बैग से वही रेड कलर का बैग मिल जाता है जो उसने खुद डस्टबिन में गिराया था। इसे देखकर वो डर जाती है और अपनी बेटी से जाकर पूछती है कि उसे ये बैग कहाँ से मिला और उसने अपने बैग में इस बैग को क्यों रखा है। पर इकुको बताती है कि मैंने इस बैग को नहीं उठाया और ना ही अपने बैग में रखा है। अब यूशी उस बैग को जैसे ही अपनी बेटी के बैग से निकालती है तो उसे अचानक से एक वियन आता है और इस वियन के अंदर वो इस बैग को ऊपर वाले वाटर टैंक के अंदर गिरते हुए देखती है। इस वियन के जरिए यूशी को एहसास होता है कि मिन्सी को जो गायब है वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। ये बात समझते हुए वो फौरन फैसला करती है टेरेस पर जाने का। इकुको से कहती है मैं आपके साथ जाऊंगी मॉम, लेकिन यूशी उसे मना करके घर में लॉक करके फौरन टेरेस पर चली जाती है। वो उस वाटर टैंक के पास जाती है जहाँ पर उसने उस रेड बैग को गिरते हुए देखा था और जैसे ही इस वाटर टैंक को टच करती है तो उसे एक और विजन आता है जिसमें वो उसी बच्ची को उस वाटर टैंक के ऊपर चढ़ते हुए देखती है। इसी विजन के जरिए उसे ये भी पता चलता है कि मिन्सिको की मॉम नहीं थी, वो अपने डैड के साथ अकेली रहती थी और जब उसके डैड ऑफिस चले जाया करते थे तो उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ कोई भी नहीं होता था। और इसी वजह से एक दिन खेलते हुए वो वाटर टैंक के पास गई और आखिर उस टैंक में गिरने से उसकी मौत हो गई। यूशी समझ गई थी कि असल में उस बच्चे की सोल
उसे और इकुको को देखकर जेलस है, क्योंकि उस बच्चे की मॉम नहीं थी। और इकुको का जब ख्याल रखती है यूशी तो उसे अच्छा नहीं लगता। यूशी को ये भी समझ आ जाता है कि अगर उस बच्चे को ये सब अच्छा नहीं लग रहा तो वो जरूर उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेगी। यही सोचते हुए वो जल्दी से जब अपने फ्लैट में आती है तो देखती है कि उसकी बेटी बेहोश थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यूशी के निकलने के फौरन बाद ही उसकी बेटी ने नोटिस किया था कि बाथटब का टैप खुला हुआ था। उसके बाथरूम के अंदर जाते हुए ही अचानक से वो बाथटब पूरा भर जाता है और जैसे ही इकुको उस टैप को बंद करने लगती है तभी अचानक वो पानी खुद ब खुद काला हो जाता है और उसमें से 2 काले भयानक हाथ निकलकर उसे पानी के अंदर डुबाने लगते हैं। ये एक बच्चे के हाथ थे, यानी साफ जाहिर था कि ये मिन्सीको के हाथ थे जो उसे मारना चाहती थी। वो जल्दी से अपनी बेटी को उठाती है और यहाँ से बाहर निकलती है। वो लिफ्ट के अंदर जाती है और लिफ्ट ऑन कर देती है। अचानक वो नोटिस करती है कि ये लिफ्ट भी पानी से भरने लगा था, लेकिन वो इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि फौरन ये लिफ्ट चले, लेकिन तभी अचानक उसके फ्लैट के पास अपनी बेटी खड़ी हुई दिखाई देती है और जब वो अपनी गोद में देखती है तो उसे पता चलता है कि इस टाइम उसकी बेटी नहीं थी बल्कि वही सोल थी, जो सोल अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। ये देखकर योशी को समझ आ जाता है कि ये बच्ची उसे कभी यहाँ से जाने नहीं देगी और अब अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए योशी अपने आप का सेक्रीफाइस देने का फैसला करती है और लिफ्ट को चलाकर लिफ्ट को ऊपर की तरफ ले जाती है, यानी मिन्सीको के फ्लैट की तरफ। इकुको लिफ्ट को ऊपर जाता देखकर सीढ़ियों के जरिए ऊपर की तरफ भागती है और जैसे ही लिफ्ट के सामने खड़ी होती है तो लिफ्ट के खुलने पर वहां से बहुत सारा पानी उसके ऊपर गिर जाता है और लिफ्ट के अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। यानी साफ जाहिर था कि मिन्सीको उसकी मॉम को लेकर जा चुकी है। इकुको अब अकेली रह गई थी। उसकी मॉम ने उसे बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया था। अब सीन कट होता है और हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम बड़ी हुई इकुको को देखते हैं जो अपने डैड के साथ रहती है, लेकिन अपने डैड के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने के बावजूद भी वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करती है। आज असल में वही दिन था जिस दिन उसकी मॉम गायब हुई थी। वो काफी ज्यादा उदास थी। इसी उदासी में वो फैसला करती है अपनी पुरानी बिल्डिंग में जाने का। वो उस फ्लैट में जाती है जहाँ वो अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। अब इस फ्लैट में कोई नहीं रहता था और ये फ्लैट खंडर बन गया था। इसके बाद वो फैसला करती है इससे ऊपर वाले फ्लैट में जाने का, जो मिन्सीको का फ्लैट था। वो जब इस फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो हैरान रह जाती है। यहाँ पर रहता आज भी कोई नहीं था, लेकिन ये फ्लैट बहुत साफ सुथरा था। हर चीज बहुत ऑर्गेनाइज थी, ऐसे जैसे यहाँ पर कोई रह रहा हो। ये चीजें उसे डरा रही थी, पर अचानक से ही उसके सामने उसकी मॉम की सोल आ जाती है। ये देखकर इकुको बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसकी मॉम क्या अभी तक इसी दुनिया में थी? यूशी कहती है, हाँ मैं इसी दुनिया में थी, तुम्हारे आसपास, तुम्हारा ख्याल रखती थी। चाहे तुम नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ, पर मैं तुम्हारी हर एक चीज पर नजर रखती थी और आज मुझे तुम पर फख्र है कि तुम हर अच्छा काम करती हो। अपनी मॉम के मुंह से ये सारी बातें सुनकर इकुको और भी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो अपनी मॉम से कहती है, क्या मैं आपके साथ इसी फ्लैट में नहीं रह सकती? यूशी की सोल उसे फौरन मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि मिन्सीको की सोल नेगेटिव है और वो कभी इकुको को बर्दाश्त नहीं करेगी और पहले भी इकुको को ही बचाने के लिए उसने अपनी जान दी थी। अचानक ही इकुको को फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे मिन्सीको की सोल दिखाई देती है। डरकर जब वो आगे देखती है तो अब उसकी मॉम की सोल भी वहाँ नहीं रही थी। वो समझ गई थी कि मिन्सीको ही उसकी मॉम की सोल को ले गई है। वो अकेली ही कुछ देर यहाँ पर बैठी रहती है और फिर इस बिल्डिंग से निकलकर आगे बढ़ जाती है और इस तरह उसे दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।